आवाज आ रही बच्चों? आवाज आ रही सभी बच्चों को? हेलो, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। मैं लेट नहीं हूं, मैं खड़ा था। ऑपरेटर साहब जो है भूल गए क्लास स्टार्ट करना। ठीक है, तो गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ऑडियो और वीडियो सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को। बैकलॉग धीरे धीरे निपटाओ भाई, बचा मत रखो, धीरे धीरे चीजें भारी होती जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सेट ऑफ पोर्शन जो है कवर किया कि कैसे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे रजिस्टिविटी वेरिएबल है, कंडक्टिविटी वेरी कर रही है, करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे। हाँ, क्लास आज आपको थोड़ी सी फ्लिकरिंग कर रहा होगा क्योंकि वो शायद लाइट की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, ठीक है, लाइट के प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा होगा मे बी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना सर्किट एनालिसिस। और सर्किट एनालिसिस समझने के लिए हम सबसे पहले आज सीखेंगे बैटरी। बैटरी के बारे में, बैटरी के कॉम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि कहानी में अब दो लोगों का रोल प्ले होगा, एक अपनी बैटरी और एक अपना रेजिस्टेंस। जैसे कैपेसिटर में बैटरी और कैपेसिटर का खेल हुआ था, उसी तरीके से यहां पर अपना जो है बैटरी और रजिस्टर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैटरी में क्या हमें जानना है, बैटरी के बारे में क्या जानना है। आप ये बोल सकते हो कि इट इज ए बैटरी अपने पास क्या है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स का है ना। बैटरी इज बेसिकली ए कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स। तो बैटरी आप बोल सकते हो कि ये एक कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स है। बैटरी अपनी, हम डीसी सोर्स पढ़ रहे हैं तो उसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इट इज ए कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स बोल सकते हो। और ये किसी सर्किट में मतलब एनर्जी, आइदर ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, आप ऐसे सोचो, या तो फिर ये कुछ एनर्जी डिलीवर्ड करेगा या कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, दोनों बातें होंगी। मतलब बैटरी हमारी दो फॉर्म में काम कर सकती है, या तो बैटरी पे वर्क हो रहा होगा या बैटरी ने वर्क किया होगा। ये आपके लिए नई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसलिए नई बात नहीं है क्योंकि आपने क्या किया था कि बैटरी जो है, जो भी अपनी बैटरी है, वो वर्क डन ऑन द बैटरी भी होता था और वर्क डन बाय द बैटरी। आपने इसको कैपेसिटर और क्या कहते हैं, बैटरी और कैपेसिटर वाले सर्किट में आपने समझा था। और मैंने कहा था कि वर्क डन के लिए आप क्या लिखते हो, डेल्टा क्यू इंटू वीबी। याद आ रहा है सभी बच्चों को? तो डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव होता था तो वर्क डन बाय द बैटरी होता था, और डेल्टा क्यू नेगेटिव होता था तो वर्क डन ऑन द बैटरी। यही कॉन्सेप्ट है अपना जो है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है अपना इसके लिए, करंट के लिए। अब यहां पे हम करंट की बात करेंगे। तो बैटरी के लिए आप बोल सकते हो कि इट इज ए कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स। हमारा पोटेंशियल उसका वी रहेगा तो वी ही रहेगा, ठीक है, पोटेंशियल सोर्स अपना कांस्टेंट रहेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि एक्ट्स एज ए, आप ये पहले लिख लो, एक्ट्स एज ए, पहले तो ये लिखो, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी सेल्स। कई सारे सेल्स से मिलकर अपना क्या बनता है, बैटरी। ठीक है, कई सारे सेल्स को जब मिलाते हो तो हमें मिलता है बैटरी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें बैटरी के बारे में, वो ये है कि इट एक्ट्स एज ए एक्सटर्नल एजेंट इन द सर्किट। ठीक है, तो ये एनर्जी को डिलीवर करने वाला यही होगा। ठीक है, सर्किट में ये एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये दो मोड में जो है काम आएगा। बैटरी आपको दो फॉर्म में दिखेगा, इट वर्क्स इन टू फॉर्म, टू मोड लिख सकते हो।
पहला अपना है चार्जिंग मोड, चार्जिंग मोड, और दूसरा अपना है डिस्चार्जिंग मोड। दूसरा अपना है डिस्चार्जिंग मोड। ठीक है, तो ये चार्जिंग मोड और डिस्चार्जिंग मोड की तरह काम आ सकता है। चार्जिंग मोड आप किसे बोलोगे और डिस्चार्जिंग मोड किसे बोलोगे? देखिए, अगर कोई अपने पास बैटरी है, और ये अपने पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सबको पता है कि जो करंट है आपकी जो फ्लो होगी वो इस तरीके से फ्लो होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर तो एक तरीके से ये जो है सर्किट में क्या करेगा, करंट सप्लाई करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। तो ये अपने पास क्या होगा, ये डिस्चार्जिंग मोड है जिसमें कि करंट ये सप्लाई करेगा। करंट जो है ये सप्लाई करेगा सर्किट को, मतलब एनर्जी सप्लाई करेगा, या आप ये बोल सकते हो कि वर्क डन बाय द बैटरी होगा। वर्क डन बाय द बैटरी होगा। आप सभी को पता है कि करंट का फ्लो होना इज बेसिकली dq बाई dt, सबको पता है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, इसी को करंट कहते हैं, dq बाई dt। तो यहां पे वर्क डन जो होगा, इसको आप बोल सकते हैं कि इसका बैटरी का पोटेंशियल जो है vb है। vb इसका अगर पोटेंशियल ले लेते हैं vb, तो ये डिस्चार्जिंग मोड है। मतलब यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव, हाई लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की ओर आपके पास करंट इधर जा रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये क्यू चार्ज इधर जा रहा है, ऐसे तो बोल ही सकते हो ना। तो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी होगा इसमें, वर्क डन बाय बैटरी। डिस्चार्जिंग में बैटरी वर्क करेगी, जो चार्ज को इधर रोटेट कराएगी, और वो क्या होगा अपने पास, Q इंटू वी बी। ये तो सब लोग जानते हो, Q इंटू वी बी, है ना, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो अपने पास वर्क है, यही पोटेंशियल एनर्जी है ना। आपने अभी ज्वाइन किया है भाई, तो कल इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी, अगर आप उसमें रहे होंगे तो मैं 1.5 घंटे यही कहानी बकवास ही किया मैंने कि कैसे क्या करना है, तो उस पर मैं बहुत बात नहीं कर सकता। आप यहां से पढ़ सकते हैं, आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने आपको एक चीज बता रखा है कि कल मैंने थोड़ा सा केवीएल केसीएल भी बताया था कि आप जल्दी से जो है इसको कनेक्ट कर पाए। तो जो थोड़ी बहुत चीजें हैं, करंट की 2-4 लेक्चर शुरू के देखिएगा, आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रो कैपेसिटर बाद में करते रहिएगा, ठीक है, पहले आप करंट के लेक्चर्स फॉलो करके इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। तो डिस्चार्जिंग मोड ये है, वर्क डन बाय बैटरी Q इंटू वीबी, ये आपका बैटरी का वर्क होगा। ठीक है, अगर ये चार्जिंग मोड की बात करते हो, यही चीज अगर आप चार्जिंग मोड की बात करते हो, तो चार्जिंग मोड में अपनी जो बैटरी होगी उस पे वर्क हो रहा होगा। मतलब सर्किट से, अपना कोई सर्किट होगा, सर्किट से बैटरी में करंट जा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, सर्किट से बैटरी में करंट जा रहा होगा। ठीक है, ये है, और ये अपना मान लो कोई सर्किट है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस लगा होगा, है ना, कोई यहां पे अपना रेजिस्टेंस लगा होगा, इस तरीके से कोई रेजिस्टेंस लगा होगा, कितने भी हो सकते हैं वो रेजिस्टेंस। ये मान लो, ठीक है, तो इस केस में ये अपना VB है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो अब इस केस में करंट जो है बैटरी में आ रहा होगा, मतलब इस तरीके से सर्किट से बैटरी में। तो आप देख रहे हो कि यहां पे अब Q है भाई, करंट इधर है, तो आप करंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो Q है वो एक तरीके से क्या हो रहा है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, मानते हो ना, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है।
तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब आप यहां से बता सकते हो कि चार्जिंग मोड में जो है वर्क डन ऑन द बैटरी होगा, चार्जिंग मोड में अपना वर्क डन ऑन द बैटरी होगा। तो आप ये करंट है, तो चार्जिंग मोड में आपका वर्क डन ऑन द बैटरी के लिए आप जो लिखेंगे वो माइनस लिखेंगे, वर्क डन ऑन द बैटरी। वर्क डन ऑन द बैटरी, ठीक है। तो बैटरी में वर्क हो रहा होगा और बैटरी में अपने पास जो वर्क होगा वो आप यहां से लिख सकते हो क्या, Q इंटू वीबी, ये तो चीजें वही रहेंगी विथ माइनस साइन, Q इंटू वीबी विथ माइनस साइन। तभी आप देख रहे हो कि यहां पे प्लस से माइनस जाओगे इधर तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। जब आप केवीएल लिखोगे तो केवीएल में पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ठीक है। आई हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, मैंने आपको बताया, लेकिन आप आधा सुनते हो ना। मैंने कहा कि यहां पे डिस्चार्जिंग चार्जिंग मोड है, मतलब करंट सर्किट से बैटरी में पहुंच रहा है। आधा मत सुना करो। करंट जो है ये करंट बैटरी ने नहीं डिलीवर्ड किया है, बैटरी में से करंट जा रहा है, बैटरी में करंट जा रहा है। यहां बैटरी से करंट जा रहा था, यहां बैटरी में करंट जा रहा है, ठीक है। ये करंट बैटरी में, ये सर्किट से बैटरी में जा रहा है, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग मोड में क्या होगा, मैं यहां लिख भी देता हूं कि करंट फ्लो फ्रॉम सर्किट टू बैटरी, मैं लिख भी दे रहा हूं। डिस्चार्जिंग मोड में क्या होगा, करंट फ्लो फ्रॉम सर्किट टू बैटरी। सर्किट से बैटरी में करंट फ्लो होगा और ये सर्किट बैटरी से सर्किट में फ्लो होगा। नहीं नहीं भाई, रेजिस्टेंस में कोई चार्ज स्टोर नहीं होता। रेजिस्टेंस इज ए हीट डिसिपिएटिंग डिवाइस, आगे अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस इज बेसिकली ए हीट डिसिपिएटिंग डिवाइस। जहां रेजिस्टेंस होगा वो एनर्जी को खाएगा, और एनर्जी को खाएगा मतलब वेस्ट करेगा, और वो एनर्जी चली जाएगी अपनी सराउंडिंग में एज ए हीट, एज ए पावर के फॉर्म में, पावर डिसिपिएशन, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहां चार्जिंग होगा, सॉरी। बिल्कुल चार्जिंग मोड होगा, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं जो बैटरी के लिए है। दूसरी बेसिक बात तुम्हें ध्यान रखना है कि बैटरी अपनी दो टाइप की होती है। बैटरी दो टाइप की आप पढ़ोगे, एक आइडियल बैटरी, और दूसरी आप पढ़ोगे नॉन आइडियल बैटरी। ठीक है। तो आइडियल बैटरी के केस में क्या बोलते हैं हम ये बोलते हैं कि जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड होता है। अगर ऐसा होगा तो जो ईएमएफ है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक फोर्स नहीं होता, नाम से आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये फोर्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ईएमएफ आगे भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो आइडियल बैटरी में ईएमएफ जो होगा इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप, टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप। क्या मतलब है कि हमारे पास एक बैटरी है, ये इसका ईएमएफ बोलते हैं ई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये आपके पास ए है, ये बी है। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं वीए बोल रहा हूं,
और इसका पोटेंशियल VB बोल रहा हूं, तो बैटरी का जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको E बोलते हैं, दैट इज EMF। तो VA माइनस VB वो सीधे सीधे E के बराबर होता है। मतलब जो बाहर का जो पोटेंशियल है, बैटरी के बाहर का जो पोटेंशियल है, वो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, कैथोड और एनोड, उनके पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, अगर आप ये नॉन आइडियल बैटरी की बात कर रहे हैं, इसको मैं भी और समझाता हूं। तो नॉन आइडियल की बात कर रहे हैं, तो नॉन आइडियल का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में भी अभी देखते हैं। पहले डिफिनेशन लिख दूं। इंटरनल रेजिस्टेंस है नॉट जीरो, ठीक है। और इस केस में फिर अपना जो बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर, टर्मिनल ड्रॉप के बराबर नहीं होगा। टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप नॉट इक्वल टू ईएमएफ, नॉट इक्वल टू ईएमएफ, ठीक है। मतलब इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखो कि ऐसा होगा, ये आर है और ये है अपना ई, और ये है ए और ये है बी। और मान लो करंट आपका ऐसा जा रहा है, जनरली हम हमेशा डिस्चार्जिंग मोड लेते हैं, मतलब बैटरी वर्क कर रही होती है, ये हम मान के चलते हैं। तो अब यहां से यहां पर आओगे तो मैंने आपको नोड से नोड में आपको केवीएल लिखना सिखाया हुआ है। तो इस नोड का पोटेंशियल क्या मानते हैं, वीबी। तो क्या आएगा बताओ, वीबी, और ये ड्रॉप कितना होगा, माइनस आई आर, फिर माइनस से प्लस ई, ये नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो ई कहां पहुंच गए, वीए। तो एक तरीके से हमारे पास वीए माइनस वीबी यहां पर जो आता है वो आता है ई माइनस आई आर। देखिएगा ध्यान से, इस केस में जब नॉन आइडियल है और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज आवर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो ये बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। बैटरी का ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। टर्मिनल का मतलब है बाहर, ये बैटरी है तो बैटरी में क्या होता है कि जब बाहर जो सप्लाई के लिए एक नोड लगाते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो उसका टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। तो अगर नॉन आइडियल बैटरी होगी तो वो जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो ई से आई आर कम होगा, ई माइनस आई आर होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो अपना क्या होगा, ई माइनस आई आर, ठीक है। और आइडियल केस में आपने इसी आर को जीरो किया था, तो वीए माइनस वीबी क्या हो जाएगा, ई के बराबर। यहां पर आर जीरो है, ठीक है। तो ये अपना जो है, अगर आर जीरो हो जाएगा तब आपका ये चीज वीए माइनस वीबी ई के बराबर होगा। यहां आर नहीं होगा तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो बैटरी का अपना जो है पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो तुम्हें दो बातें आपको मिली, एक पहला मिला ईएमएफ, अब उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। सभी बच्चे केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, या नहीं तो पढ़ेंगे अभी, कि ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो नाम है, वो बेसिकली क्या है, बैटरी कैसे बनती है, कैथोड एनोड, ठीक है। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, उस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि केटायंस और एनायंस होते हैं। तो एवरी केटायंस एंड एनायंस विल मूव ऑन देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, मानते हो कि नहीं, वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं। तो जब केटायंस और एनायंस अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे मूव करेंगे, अंदर की बात बता रहा हूं, बैटरी के अंदर की, ठीक है। अब तो ड्राई सेल की बात आ रही है, हम लोग है ना लेड सेल की बात करते हैं, मैं लेड सेल की बात नहीं कर रहा हूं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते थे, कैथोड और एनोड प्लेट डालते थे और एक इलेक्ट्रोलाइट डालते थे, आपको ज्यादा बेटर पता है केमिस्ट्री में कैसे हम बैटरी बनाते हैं। तो वहां से नर्नेस्ट इक्वेशन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हो। तो वहां से जब कैथोड और एनोड से रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स जब मूव करते हैं, तो ड्यूरिंग द मूवमेंट वो कोलिजन करते हैं, तो उनमें जो रेजिस्टेंस आता है, उसी रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। अब ईएमएफ क्या है, ठीक है, ईएमएफ क्या है, तो ईएमएफ अपना जो होगा, देखिए क्या है,
ईएमएफ बेसिकली आप बोलते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब अंदर जो है कैथोड और एनोड प्लेट पे ईएमएफ जो, ये कंफ्यूजिंग है नाम से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है, बट ये फोर्स नहीं है, इट इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W/Q है ये, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसका वर्क डन भाई, किसका वर्क डन, W किसका, W जो है वर्क डन इन मूविंग द रेस्पेक्टिव आयंस ठीक है, केटायंस एंड एनायंस ऑन देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो ये अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो पोलराइजेशन होगा ना, इलेक्ट्रोड्स में क्या होगा बताओ, पोलराइजेशन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रोड्स जो है क्या होते हैं, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे इलेक्ट्रोलाइट्स के केटायंस एनायंस मूव करते हैं। तो जब पोलराइजेशन होगा तो उसकी जो फील्ड होगी, एक पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया, तो वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो QE का फोर्स लगता है, तो वो QE का फोर्स पर यूनिट है ना, वो QE का जो फोर्स होगा, वो जो वर्क करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो जो वर्क करेगा पर यूनिट चार्ज, उसी को हम EMF कहते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बस नाम है, ठीक है, बट इट इज ए वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अभी आपने देखा कि आइडियल बैटरी है, अगर आइडियल बैटरी है तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, ऐसा है कि होता नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा, आपको भी पता है। तो वो रेजिस्टेंस को हम बस नेग्लेक्ट करते हैं, तो टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप अपना वोल्टेज के बराबर हो जाता है, और नहीं तो वो क्या हो जाता है, नहीं तो वो E-IR के बराबर रहता है। ठीक है, तो जैसे कि इसी बात को अगर देखें, तो मैं अगर आपको बोलूं कि एक बैटरी है और वो डिस्चार्जिंग मोड में काम कर रही है, तो उसका आप ड्रॉप भी लिख सकते हो हर जगह का। मतलब मेरा ये कहना है कि आपके पास मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है, ये पॉइंट है मान लीजिए अपने पास ए, यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको मैं मान लो आपको बोलता हूं ये पॉइंट अपना क्या है, VB है, बी पॉइंट है मान लो, और डिस्चार्जिंग मोड है, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, इसको हमने ए माना था ना, तो ए ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये अपना बी था। तो इसका आप रिस्पेक्टिव पोटेंशियल ड्रॉप लिख सकते हो, KVL से इसका ग्राफ बना सकते हो, कैसे ये डिक्रीज कर रहा होगा। तो देखिएगा,
ये ऐसे मैंने बनाया है, और ये पॉइंट्स मान लो मैं आपको एक नोटेशन के तौर पे यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं। ये ए है, ठीक है, ये टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप है, और ये अपने पास वीबी था। वीबी अपना क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप, और ये ईएमएफ है, दोनों में अंतर है, समझ रहे होंगे। तो मैं टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लिख रहा हूं, अपना ई, ठीक है, ये अपना ई लिख रहा हूं, ईएमएफ। और टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप आप समझते हैं ना, ये पूरा वीबी और ये वीए। तो इसमें देखते हैं क्या रिलेशन होगा। तो जब इस पॉइंट पे थे तो मान लीजिए वीए था, ठीक है, अब वीए से आप कांस्टेंट है, वीए से आप आगे बढ़े, देखिएगा आप यहां से शुरू हुई तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये वीबी था, ठीक है, वीबी से आप आगे बढ़े तो आईआर का ड्रॉप मिला। वीबी से आप आगे बढ़े तो आपको क्या मिला, वीबी माइनस आईआर, ये ड्रॉप मिला। और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आप गए, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो पोटेंशियल राइज हुआ, और फिर आप वीए पे गए, मानते हैं ना, बोलिए। तो अब आप यहां के पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन लिख सकते हो वीए और वीबी के लिए, वो क्या लिख सकते हो, हाँ ठीक है, इसको डिस्चार्जिंग ही लिया है ना हम लोगों ने, हाँ ठीक है। तो अपने पास आई आर का ड्रॉप होगा, आप इधर से लिखो चाहे इधर से, कहीं से भी शुरू हो सकते हो। तो मान लो ये वीबी है, वीबी से आई आर का ड्रॉप हुआ, और ड्रॉप होने के बाद, या यहां से ले लो, ये मान लो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल था अपना वीए। तो ये V अभी यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा, इस वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है, इस वायर में कोई भी अभी रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, केवल रेजिस्टेंस यहां पर दिख रहा है, वही रेजिस्टेंस है अपना। तो यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये कांस्टेंट गया, और फिर यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, ध्यान दीजिएगा इधर, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जब हुआ है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, आप इधर जा रहे हो ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव ईएमएफ से नेगेटिव, तो ड्रॉप होगा, तो कुछ आपका जो है ड्रास्टिकली ड्रॉप करेगा अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर की कहानी है। तो ईएमएफ आपका ड्रॉप करेगा, और फिर मान लो आप यहां तक आ गए, यहां तक, यहां इस पोर्शन तक, तो यहां तक कांस्टेंट रहेगा। फिर आईआर का आपको ड्रॉप मिला, लेकिन जब आप इधर मूव कर रहे हो, आप इधर से चल रहे हो ना, आप इधर से चल रहे हो, तो आई आर यहां तक आ गए थे, आप यहां तक आ गए थे, ये रहा। अब यहां से यहां तक की बात हो रही है, फिर आपने ये बात यहां से यहां तक के लिए किया, ठीक है। तो अब यहां से जब यहां आओगे तो आई आर का राइज लेंगे, पोटेंशियल राइज लेंगे। मैंने कहा था कि जब हम ऑपोजिट मूव करेंगे तो पोटेंशियल राइज लेंगे, तो आई आर का आप एक राइज लोगे, और आई आर का राइज लेकर आप फिर वीबी तक पहुंचोगे, आईआर का राइज होगा, ठीक है, आईआर का जो राइज होगा वही अपने पास फिर वीबी तक आप पहुंचोगे। तो आईआर का यहां पर राइज होगा, कुछ राइज होगा, और फिर ये वीबी ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप ये बता सकते हो कि इस तरीके से इसका जो है पोटेंशियल, एक नोड से आप दूसरे नोड से ए से बी जब आप पहुंच रहे हैं, तो कैसे इसका पोटेंशियल जो है चेंज हो रहा है। इसको बेटर है बोल्ड लाइन से ही बना देता हूं। तो ये सबको क्लियर होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से आप इसका पोटेंशियल जब ए से बी मूव करोगे तो इस तरीके का ग्राफ देख पाओगे, ठीक है। ग्राफ का सिग्निफिकेंस ये है कि आपसे पूछा जा सकता है जेई मेंस में कभी भी कि डिस्चार्जिंग मोड में ए से एक बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे पोटेंशियल का वेरिएशन, ठीक है। तो ये अपना डिस्चार्जिंग का है, बिल्कुल ये डिस्चार्जिंग है, दिख ही रहा होगा। करंट जब नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो
तो ऑब्वियसली डिस्चार्जिंग मोड में काम कर रहा होगा ना, करंट ये खुद सप्लाई कर रहा है सर्किट को, करंट ये सप्लाई कर रहा है सर्किट को, तो ये डिस्चार्जिंग मोड में काम कर रहा है। यही अगर आप चार्जिंग मोड की बात करते हैं तो चार्जिंग मोड में देखिए, अब आप इजिली बना सकते हो खुद भी। चार्जिंग मोड में क्या हो जाएगा, चार्जिंग मोड की अगर बात करोगे तो अपने पास ये बैटरी है ना, तो इसके लिए ये मान लो, तो अब अपने पास ये ए था, ये अपने पास बी था, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। करंट हम ऐसे ले रहे हैं, अब आई, यहां एक रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट अब इस बैटरी में जा रहा है, ठीक है। ई नीचे क्यों हुआ है, देखो ई इसलिए नीचे हुआ है क्योंकि अपने पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है, देखिएगा पोटेंशियल ड्रॉप अपना पॉजिटिव से नेगेटिव है और ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो कहानी होगी वो कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। टर्मिनल पोटेंशियल आपने देखा है ना, ई माइनस आई आर जो बोलते हो, तो टर्मिनल पोटेंशियल आप बोल सकते हैं कि वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का जो वर्क डन है वो इससे, इस नोड से ड्रास्टिकली इससे कम होगा और वो लीनियरली डिक्रीज करेगा। यहां बताइए क्या लिखेंगे आप, यहां पे आप VA से चलेंगे तो यहां प्लस से माइनस, यहां मैंने उल्टा लिख दिया है क्या, VB। तो यहां पे अगर आप इसके लिए करंट इस तरफ फ्लो रहा है तो यहां IR का ड्रॉप होगा और VB नीचे हो जाएगा और कोई अंतर नहीं है, VB जस्ट नीचे हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा। यहां से आप गए, ये अपना कांस्टेंट रहेगा, फिर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो वो चीज तो ऐसे डिक्रीज करेगी। उसके बाद IR का ड्रॉप फिर मिला आपको, आपको IR का ड्रॉप मिला, उसका IR का जो ड्रॉप होगा, अब आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये ड्रॉप कंसीडर करेंगे, E माइनस IR करेंगे, है ना। तो ड्रॉप होगा तो ड्रॉप का स्लोप भी अपना अलग अलग होगा, ये एक ऐसे ले सकते हैं, कुछ स्लोप अलग अलग होगा। और फिर ये आपके पास पहुंच गए VB तक। तो ये ग्राफ आपका ऐसा बन सकता है, ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, ठीक है। ये अपना E का ड्रॉप है पॉजिटिव से नेगेटिव में, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव में E का ड्रॉप है, और यहां पे IR का ड्रॉप क्यों लिया है आप सबको पता है, ये IR का ड्रॉप होगा यहां पर, यहां से यहां जब आएगा तो ये E होगा, ये तो E है ना, तो E माइनस IR, तो ये फिर से ड्रॉप होगा, यहां तक आ गए और यहां के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि चार्जिंग मोड का है, जब वर्क डन ऑन द बैटरी हो रहा होगा। तो ये चार्जिंग मोड में आप पोटेंशियल इन एक नोड से दूसरे नोड पे जाएंगे तो कैसे होगा, गलत क्या है इसमें बताइए, क्या गलत लग रहा है आपको। बताइए क्या गलत लग रहा है इसमें। पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉप नहीं होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉप नहीं होगा, क्यों, पॉजिटिव ये
आप जब इधर जा रहे होगे, जब आप नोड लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? VA, देखिएगा प्लस से माइनस, तो माइनस ही तो लिखोगे, प्लस से माइनस जाओगे, फिर माइनस IR इक्वल टू VB, ये लिखोगे। तो एक तरीके से VA फिर माइनस ई और फिर माइनस IR इक्वल टू VB, कांस्टेंट पे पहुंचे आप। अबे तुम लोग बहुत खतरनाक इंसान हो, मतलब ट्रेडिंग वेडिंग भी करते हो क्या? बैटरी और रेजिस्टेंस के बीच, अच्छा बैटरी, ओके ओके, अच्छा एक मिस हुआ है क्या? बैटरी और रेजिस्टेंस के बीच में पहले कांस्टेंट चला जाएगा। हाँ हाँ, एक छूट गया है, आप सही कह रहे हैं, एक छूट गया है, एक छूट गया है। एक छूट गया है, उसको भी किए दे रहा हूं, रुको। बीच वाला एरिया छूट गया था, ये कह रहे हो ना आप, पहले नोड तक आ गए, अब बैटरी से यहां तक एक कांस्टेंट आएगा। सही है, सही सोच रहे हैं आप। तो थोड़ा सा इस जोन को हटाना पड़ेगा। ऐसे कर लीजिए, एक जोन और बनेगा, यही आप कह रहे हैं ना? ठीक है। तो यहां से यहां पे एक ड्रॉप हुआ, उसके बाद आप क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, वायर है सिंपल, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक ड्रॉप मिलेगा, और ये पैरेलल नहीं होंगे, ये ड्रॉप कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, पैरेलल लाइन मत सोच लीजिएगा, तो इसको पैरेलल मत सोच लीजिएगा, और ये ऐसा होगा। अब ठीक है भाई, तो यहां तक आ गए हम लोग, पहले यहां से यहां आए, ये कांस्टेंट था, फिर टर्मिनल को क्रॉस किए तो ये ई का ड्रॉप मिला, फिर यहां से यहां वायर है, ये कांस्टेंट है, फिर IR का ड्रॉप मिला, और IR के ड्रॉप के बाद फिर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, हाँ तो मैं कह रहा था कि ये ट्रेडिंग वाला कौन है भाई अपना, इससे मुझको बात, वो ऋषि भाई साहब ही हैं। अब माँ कसम भाई, बहुत आगे हैं आप, लेवल बहुत हाई है भाई ऋषि भाई का, मान गए ऋषि भाई। ट्रेडिंग ट्रेडिंग रेडिंग भी मतलब जानते हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये मत बोल देना कि ब्लॉकचेन में बैठ के जो है बिटकॉइन, अच्छा वो भी कर रहे हो, क्या बात है, बहुत जहरीले हो तुम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा बेसिक बैटरी की बातें। अब बात करते हैं कि बैटरी के कॉम्बिनेशन की, जो कि कई सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा बैटरी। तो पहले देखेंगे सेल्स का कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, ठीक है। सेल्स बैटरी कुछ भी बोलिए, बहुत सारे हो सकता है कि कई सारे बैटरी को जोड़कर आप बैटरी को ही कंबाइन कर रहे हो, है ना। तो अब आपके पास क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी अगर आप लेना चाह रहे हो, या सेल जो भी आप लीजिए, तो एक अपने पास होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत राहत देने वाला होगा, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बोर्ड में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। एक अपने पास है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी बच्चे जानते हैं कि क्या सेम होगा, करंट इन ऑल द करंट इन ऑल द बैटरी मस्ट बी सेम, है ना, करंट इन ऑल द बैटरी मस्ट बी सेम।
अरे सेल क्या होता है, ह्यूमन बॉडी वाला सेल नहीं भाई, ठीक है। आप मतलब क्या करो, बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव सेल को आप, ऐसा भी तो तुम्हारे घर में मान लो दो घड़ी में दो सेल लगते हैं, लगाया होगा तुम लोगों ने, तो क्या कर रहे हो, दो सेल मिला के उसको सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ रहे हो ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो उससे आप बैटरी बना सकते हो बहुत सारे सेल से। तो करंट इन ऑल द बैटरी मस्ट बी सेम, ठीक है। ये अपना सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा हो सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन, वो देखो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या निकालने जा रहे हैं, ई इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ई इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और मान लो ये बैटरी का अपना रेजिस्टेंस R1, ये E1 है। इसी तरीके से फिर आपने एक जोड़ा इसी के साथ साथ, ये R2 और ये E2, इसी को आपने फिर जोड़ दिया, E3 R3 डॉट डॉट, इसी तरीके से आपने मान लीजिए n सेल्स जोड़ दिए हैं और एक बैटरी बनाई है, या n बैटरी जोड़ के बिगर बैटरी बनाई है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये Rn है, ये En है, ये है, ठीक है। ये अपने पास है। अब यहां से अपने पास क्या है कि अगर इन सभी को आप V वोल्ट पोटेंशियल सोर्स से जोड़ रहे हो, आप किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स V वोल्ट से जोड़ रहे हो, मान लो आपने इसको क्या किया है, V वोल्ट एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स से जोड़ा है, या इस भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए इसकी भी जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे यहां से नोडल एनालिसिस कर लीजिए। A और ये B है, मान लो यहां से कोई करंट आई फ्लो हुआ, तो यार कोई भी करंट आई फ्लो होगा तो इतना तो समझते ही हो कि ये सभी जगह से यही आई जाएगा। सर्किट का एक पार्ट बनाया है, मान लो ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा करंट जो है आपका, पूरे सर्किट पूरे बैटरी से यही करंट पास होगा। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सर्किट को क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि इसके जगह पे है ना, इसके जगह पे आप इन्हीं दो नोड के बीच में, A और B के बीच में एक सिंगल बैटरी लगा रहे हो और उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, दैट वी कॉल इट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट। और ये वही सेम करंट यहां पे अगर आप ड्रॉ करा रहे हो तो VA माइनस VB सेम पोटेंशियल ड्रॉप मिलना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? नहीं भाई, बैटरी करंट दे रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हैं आप। देखिए मैंने ये कहा कि जब भी ये करंट दे रहा होगा डिस्चार्जिंग मोड में, तो करंट ऐसे जा रहा होगा। आप लेने की बात कर रहे हैं बैटरी पे, तो सर्किट के साथ देखिए ना, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि यहां से करंट गया तो ये बैटरी ने दिया। अगर मान लो कुछ ऐसा होगा कि ये सर्किट था अपना और यहां से करंट आ रहा है, तो नेगेटिव, ये करंट अपने पास सर्किट से बैटरी में आ रहा है तो इधर से ही तो आएगा, ठीक है। या फिर आप इधर से दो, जहां से देना चाह रहे हो वहां से दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा बैटरी से, जनरली हम बैटरी डिस्चार्जिंग मोड की बात करेंगे, बैटरी वर्क करी होगी तो हमेशा उसके लिए नेगेटिव से पॉजिटिव। देखिए उल्टा हो जाएगा ना, सर्किट का जो करंट है अंदर बैटरी और कंडक्टर में अभी अलग अलग होंगे दोनों के लिए डायरेक्शन, उसके लिए आपको क्या दिखेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और वहां आपको कंडक्टर में क्या दिखेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तभी तो लूप बनेगा। ये आपके पास ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। तो यहां पे अब अगर आप केवीएल लिखते हो नोडल एनालिसिस से, तो यहां क्या लिखोगे, ए से बी के लिए जाओ तो क्या लिखोगे, VA, माइनस से प्लस तो माइनस E1 और फिर माइनस IR1। सब ड्रॉप होते जाएंगे जिधर हम, मैंने बताया था आपको कि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट भी फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस का जो ड्रॉप है वो नेगेटिव लेते हैं। बताया था कि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे होंगे करंट भी उसी करंट की डायरेक्शन में हम मूव करके रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो वी विल टेक इट एज ए ड्रॉप। तो माइनस E1 प्लस E1, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस E1 माइनस I1 IR1, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस किया तो प्लस E2,
और फिर ड्रॉप माइनस आई आर टू, शायद समझ गए होंगे। इसी तरीके से प्लस ई एन माइनस आई आर एन, ठीक है, इज इक्वल टू वी बी, ऐसे लिख सकते हो। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, या वी बी माइनस वी ए, जो भी आप बोलिए, यहां से वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, तो वी बी माइनस वी ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई वन प्लस ई टू डॉट डॉट ई एन माइनस आई आर वन प्लस आर टू डॉट डॉट आर एन, ये बोल सकते हो। अब इसी को आप कंपेयर करो यहां से, तो यहां क्या लिखोगे, वी ए, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, माइनस प्लस ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी बी। तो यहां से आपको वी बी माइनस वी ए क्या मिलता है, यहां से आपको वी बी माइनस वी ए मिलता है ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो जब आप इससे इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करते हो, है ना, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको क्या मिलता है, ये जो आपको दिखता है ये पूरा, दिस इज जस्ट लाइक योर ई इक्विवेलेंट, ये ई इक्विवेलेंट है, और ये पूरा क्या है, ये अपना आर इक्विवेलेंट की तरह रोल प्ले कर रहा है सीरीज में, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हो, यहां से आप बोल सकते हो कि अपना सीरीज में ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिला, समेशन ई आई इज इक्वल टू 1 to n, सीधे सीधे जोड़ने का है। और आर इक्विवेलेंट तो तुम लोग जानते हो सीरीज में जो होता है आर वन प्लस आर टू डॉट डॉट आर एन सीरीज में, ठीक है। तो आप इन सबको एन बैटरी को एक बैटरी से रिप्लेस मार सकते हो, और वो हो जाएगा E1 E2 E3 अपना पूरा सम अपॉन में ये, ठीक है। अब इसमें भी कुछ कंडीशन कभी कभी हो जाती है कि उसमें से m सेल्स अपोजिट पोलरिटी के हैं, n में से मान लो m सेल अपोजिट पोलरिटी के हैं, तो भी लिख ही सकते हो। जो अपोजिट पोलरिटी के होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, मान लो कुछ माइनस प्लस चल रहे हैं, फिर कुछ प्लस माइनस शुरू हो गए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब माइनस प्लस होता था तो ईएमएफ राइज होता था, और जहां प्लस माइनस होगा वहां ड्रॉप शुरू हो जाएगा। तो कुछ में E1 E2 कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे, मानते हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी फेस करना पड़ जाए कि मान लीजिए सीरीज में ही m सेल्स अपोजिट पोलरिटी के हैं, सीरीज में ही टोटल नंबर ऑफ सेल n है, और m सेल्स के बारे में है अपोजिट पोलरिटी के हैं, हम ये बोल सकते हैं कि m सेल्स या बैटरी कुछ भी बोल सकते हैं ऑफ अपोजिट पोलरिटी, है ना। तो आप लिख सकते हो बहुत आसानी से, लेट ईच सेल हैज सेम ईएमएफ। आप ये भी लिख सकते हो कि सेल्स के ईएमएफ जो है अपने पास ई जो है ईएमएफ ऑफ ईच सेल है, अलग अलग भी हो सकते हैं। आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो अब आप आसानी से कर लोगे ना। इसमें क्या होगा कि आपका कुछ ऐसा सर्किट होगा, मान लो ये ई है, आर है, फिर ये ई है, ये आर है, और ये कब तक चल रहा है, ये चल रहा है अपने पास ई तक ना, ये ई है और आर है, ठीक है। ये एन है, एन में से कुछ पार्ट हमारा जो है सेम पोलरिटी के हैं, उसके बाद शुरू हो जाता है फिर आपके पास उल्टा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये चलता है पूरा। तो आपको अगर टोटल बोला जाए, टोटल सेल्स हमारे पास कितने हैं, इसमें से ये m सेल्स जो आपको दिख रहे हैं, है ना, ये जो m सेल्स हैं, ये m सेल्स आप देख रहे हो अपोजिट पोलरिटी के हैं, और ये अपने पास जो है
कितना बचा, n-m सेल्स, वो सेम पोलरिटी के हैं। तो अंतर हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंट लिखने में आप क्या लिखेंगे, मान लो इसको अगर आप किसी रेजिस्टेंस के साथ, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इसको आप कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ आपने इसको मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, कोई हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ये आपने कनेक्ट कर दिया, देखिए, ठीक है। तो अब आप यहां से कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है, इससे कनेक्ट कर दिया, तो टोटल करंट आप निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि किसका ज्यादा है, तो आप टोटल क्या निकालेंगे, पहले ई इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, यहां से ई इक्विवेलेंट क्या होगा, इसमें जो ई इक्विवेलेंट होगा वो अपने पास हो जाएगा, ये वाले जुड़ेंगे कितना, एम ई, ठीक है, एम ई जुड़ जाएंगे एक तरीके से, पहले तो टोटल में से आप इसको n माइनस एम इंटू ई एक होगा और प्लस एम ई होगा, यही ना, देखिएगा ये वाले एक साथ जुड़ेंगे तो क्या लिखेंगे आप, n माइनस एम इंटू ई, ठीक है, और माइनस माइनस एम ई, यही तो होगा भाई, बताइए। अगर आपने इनको पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, आपने ये लिया है इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो ये जुड़ेंगे, कितने हैं ये, टोटल एन है, टोटल एन है, तो उसमें से बचे कितने, एन माइनस एम इंटू ई, इसका हो गया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव शुरू हो गया एम वाला, तो इसमें माइनस करेंगे अपोजिट वाले को, बस और कुछ नहीं है। और बाकी जो आर इक्विवेलेंट है वो तो आप देख ही रहे हैं, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन इंटू आर, टोटल एन था तो एन आर हो जाएगा। तो करंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टोटल इस सर्किट में, इसका रेजिस्टेंस सर्किट में करंट कितना होगा। अब वो डिसाइड कौन करेगा कि सर सर्किट में जो करंट होगा वो करंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने n माइनस ई वाले सेल को बड़ा माना है, तो हम करंट जो है इसके अकॉर्डिंग फ्लो कराएंगे। दो बैटरी लगेगी ना, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इन दोनों में हमने इसको बड़ा माना है, तो हम करंट जो है इसके अकॉर्डिंग फ्लो करा रहे हैं। तो आई हम लिख सकते हैं, ई बाहर ले लीजिए, तो अपने पास क्या हो जाएगा, n माइनस टू एम अपॉन में ये नेट ई इक्विवेलेंट आएगा, और ई इक्विवेलेंट जो होगा वो ई के बराबर है ना, ये ई होगा, तो ये अपने पास ई अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस वो होगा एन आर प्लस कैपिटल आर, एन आर प्लस कैपिटल आर, ये अपना सर्किट का टोटल करंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से ऐसा भी हो सकता था कि आपको एन सेल सेम पोलरिटी के हैं, एम सेल अपोजिट पोलरिटी के, तो टोटल नंबर ऑफ सेल n प्लस एम हो जाएंगे, वो आप क्वेश्चन देख के कर सकते हैं, ठीक है, वो आप क्वेश्चन देख के कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। देखिए एम एन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिएगा कि कितने टाइम्स एम है और कितने टाइम्स एन है, सेम ही होगा, जोड़ना ही तो है यार, उसको आप एक साथ रखो चाहे आगे पीछे रखो, उससे क्या करना है। प्रीवियस स्लाइड आपको क्या करनी है, ले लीजिए प्रीवियस स्लाइड, देख लीजिए, ये है प्रीवियस स्लाइड। अभी एग्जांपल्स बहुत होंगे, एक नहीं बहुत होंगे, पहले थ्योरी पूरा कंप्लीट कर ले रहे तो, और सीट से भी टिक कराऊंगा भाई, परेशान मत होइए, सीट से भी टिक कराऊंगा आपको। हो गया, चलिए।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अब बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात कर रहे हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आसान नहीं है इतना जितना आसानी से हम लोगों ने केवीएल से ये तुरंत निकाल दिया। तो अब आप देखो क्या होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं दो के लिए करके फिर जनरलाइज कर रहा हूं, दो के लिए करके आपको जनरलाइज करके दे रहा हूं, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो कुछ ऐसा है कि एक बैटरी है, उसका अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, इसी तरीके से एक दूसरी बैटरी है, उसका भी अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और ये दोनों कनेक्टेड है मान लो किसी लोड रेजिस्टेंस आर से। ये दोनों मान लो कनेक्टेड हैं किसी लोड रेजिस्टेंस आर से। तो ये किसी लोड रेजिस्टेंस आर से मान लो कनेक्टेड है, ये लोड रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये मान लो अपना E2 है, ये E1 है, ये EMF है, और ये इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और ये अपना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ये R2 है, ये R1 है। तो अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब अपने पास क्या हो जाता है, देखिए कैसे करेंगे। आप मान लीजिए कि यहां से करंट अपने पास कुछ I1 फ्लो हो रहा है, यहां से कुछ करंट अपने पास I1 फ्लो हो रहा है, और यहां से I2, दोनों मिलकर यहां I1 प्लस I2 आ जाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को। तो यहां से मान लीजिए करंट एक ले लेते हैं, यहां टोटल करंट I ले लेते हैं, यहां से कुछ I1 फ्लो, I2 फ्लो किया, और यहां से कुछ I1, ठीक है। और ये अपना टोटल फिर से यहां पर केवीएल लगाओगे, जंक्शन लॉ, यहां से I1 और ये अपना I2, तो फिर से ये I1 प्लस I2 I हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि बाहर बाहर सर्किट से एक इक्वेशन लिख सकते हो, I1 निकाल सकते हो। I1 के लिए ये जैसे A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये मान लो E है, ये F है। तो बाहर वाले के लिए केवीएल लगा लो, घूम जाओ। तो केवीएल इन लूप A B C D A, A B C D A ऐसे लिख सकते हो, है ना। केवीएल इन लूप A B C D A, क्या लिखोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी ऐसे है घूमने का क्लॉकवाइज, और करंट भी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव E1, फिर हम इधर ही जा रहे हैं और करंट भी इधर ही फ्लो कर रहा है, तो ड्रॉप लेंगे माइनस I1 R1, और फिर जब आप इधर आओगे तो फिर से करंट अपना इधर ही जा रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर ही है और हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी इधर ही है। तो यहां लिखेंगे माइनस I इंटू R इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो, यही तो होगा। क्लियर है सभी बच्चों को। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं कि I1 निकाल सकते हो। I1 क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा E1 माइनस आई आर अपॉन R1, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग I1 को, इसको इधर ले जाके इधर। इसी तरीके से एक KVL लिख सकते हो आप नीचे वाले लूप में, KVL इन लूप DEFC, है ना, KVL इन लूप CD, यहां से जैसे देख रहे हो क्लोज लूप CDEFC, इसमें देख सकते हो यहां से जैसे शुरू हो जाओ या यहां से निकालो, क्लोज लूप है पूरा, ठीक है। तो आप यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव, आपको जो डाउट है भाई आप पूछ लीजिए, आपको क्या डाउट है, बिना पूछे आपको कैसे मुझे पता चलेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव ये हो जाएगा अपना E2, और फिर यहां से जब इधर ही हम मूव कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो बताया था कि इसमें भी ड्रॉप लेंगे तो माइनस I2R2, ठीक है। और फिर जब आप इधर आओगे तो यहां भी सेम है, माइनस IR इक्वल टू 0, तो यहां से भी हम I2 निकाल लेंगे, वो हो जाएगा अपने पास E2 माइनस IR अपॉन में R2। मानते हो कि नहीं, यहां तक आ गए, क्लियर है सभी को। अब आप एक जंक्शन रूल तो जानते ही हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये लिख सकते हो। अच्छा आप ये बताओ तुम लोग कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या बोलोगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम यही बोलोगे ना कि इन दोनों बैटरी को हटाकर हम एक सिंगल बैटरी लगाएं जिसका हो ये E इक्विवेलेंट और ये हो R इक्विवेलेंट, मानते हो कि नहीं, और ये इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड हो, तो हमें वही टोटल करंट मिले जो इन दोनों ने मिलकर ड्रॉ किया था। इक्विवेलेंट का तो यही मतलब बोलते हो ना। ये अपना हो जाए R इक्विवेलेंट, तो यहां से टोटल करंट I जो है यही टोटल करंट I हो, तो इसके लिए I क्या लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट अपॉन में R प्लस R इक्विवेलेंट, यही तो लिखोगे। यहां पे KVL लगा लो, यहां से आपको I यही मिलेगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे, इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे, क्या रिपीट कर दें भाई बताओ। मैंने अभी कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ा हूं, मैंने बोला ये पैरेलल है और यहां से आपने करंट फ्लो कराया, मैंने कहा इस बैटरी से करंट I1 जा रहा है, इस ऊपर वाले में I2 जा रहा है, तो ये I1 और ये I2 दोनों मिलकर I हो गए और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से I लेके जा रहा है। अभी तक यही तो किया है और KVL तुम लोगों को सिखाई दिया है, ठीक है। तो अब यहां से क्या कर सकते हो, इसको यूज कर लो। I की जगह पे मैं, चलो उसको अभी करते हैं, I इक्वल टू I1 और I2 जब करोगे इसको जोड़ोगे तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, और माइनस आई आर बाहर ले लिया, ये 1 अपॉन R1 रीअरेंज किया है बस, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताओ। अब इसके साथ कंपेयर करना चाहते हो तो इसको भी ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप ऐसे ही लिख लो। क्या लिखोगे, इसमें KVL लगाओगे तो E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट माइनस IR इक्वल टू 0, यही तो लिखोगे। तो यहां से अपने पास आएगा I इंटू R इक्विवेलेंट, जैसे आप यहां पे लिख रहे हो I के लिए, तो यहां पर I क्या आ जाएगा, I अपने पास आ जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन में R प्लस R इक्विवेलेंट। हाँ ठीक है, R वही किया है तो मैंने KVL लिख के कर दिया। आप इसको I इस फॉर्म में लिख के इसको कंपेयर कर सकते हो। कैसे, I इज इक्वल टू, देखो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर रहा हूं, ये कॉमन ले रहा हूं, ये अपने पास कॉमन ले रहा हूं। I वाले को एक तरफ पहले जोड़ो ना, I क्या आ जाएगा, इधर लाओगे तो 1 प्लस R, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, देख लो, और ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं, अब मैनिपुलेशन कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं जिससे हम इसको इसके साथ कंपेयर कर पाए, इसके साथ कंपेयर कर पाए, तो इस फॉर्म में इसको बनाना चाह रहा हूं।
ठीक है, इस फॉर्म में इसको बनाना चाह रहा हूं। देखिए भाई, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में अप्रोच के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ये अप्रोच के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है घूम घूम के। तो ये यहां पर आ गए। अब यहां से आप आई क्या लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं, स्लाइड देख लीजिए पहले ध्यान से। यहां से मैं आई लिख दूंगा और इस आई को इस आई के साथ कंपेयर कर दूंगा, तो हमें मिल जाएगा ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लिया? अगर हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लेता, ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लेता तो भी सर्किट सॉल्व होता, ऐसा नहीं है, बट हमें इक्वेशंस बनानी थी। यहां पे क्या हो जाता, फिर यहां पे आई आर जीरो होने लगता। तो टोटल करंट की बात नहीं करते ना, सर्किट में रेजिस्टेंस लेने का राज है कि आपको फिर टोटल करंट नहीं लिख पाते, आप ये टोटल करंट नहीं लिख पाते, तो इक्विवेलेंट नहीं लिख पाते, तो फिर आप ये इक्विवेलेंट नहीं लिख पाते ना। जब आप सर्किट में आर नहीं लोगे तो आप सर्किट का टोटल करंट नहीं लिख पाओगे, तो आप वो इक्विवेलेंट नहीं लिख पाओगे। दैट इज द रीजन बिहाइंड कि आपको आर लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस आई को मैं अब लिखने जा रहा हूं, फाइनली क्या आ जाएगा, देखो आई इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन में, ये कॉमन ले लिया था, देखो इधर ये नीचे चला जाएगा, 1 प्लस आर 1 अपॉन R1, 1 प्लस आर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। याद आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और मैनिपुलेट कर रहा हूं, क्योंकि जो तुमने आई जो लिखा था, एक ये लिखा था ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर, ऐसा लिखा था आपने। इसी से आपको इसको कंपेयर करना है, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, आर देखिए यहां पे आर का कोविशेंट 1 है, तो आप यहां से इसको कॉमन निकाल दीजिए। इसको जब कॉमन निकालोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये कॉमन निकालोगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 कॉमन ले लो, तो ये इससे के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और प्लस R। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, कैसे, इसको इसके साथ लिखिए। मैंने कहा था ना कि n के लिए नहीं कर पाएंगे, अब आपको फील आ रहा है, लंका लग जाएगी, n को n के लिए नहीं कर पाएंगे, इसको 2 के लिए करके जनरलाइज कर सकते हैं। ये देखो, अब आप इसको जो है खुशी खुशी इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। ये जो एक्सप्रेशन आया है अपने पास, इस एक्सप्रेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, है ना। तो अब आपको क्या दिखता है, ई इक्विवेलेंट के जगह पे ये पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, और आर इक्विवेलेंट के जगह पे अपने पास ये है, आर इक्विवेलेंट के जगह पे अपने पास पूरा ये है, दिख रहा है सभी बच्चों को, ये वाला, है ना। और बाकी वो आर एज इट इज है। इनफैक्ट आर की जगह पे पूरा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है, देखिएगा ध्यान से, यही है ना। ये आर इक्विवेलेंट कुछ गड़बड़ आया है क्या, देखना जरा, कॉमन लोगे तो नहीं, ठीक है, ये उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन ही तो बन रहा है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होगा, क्या रॉन्ग हो गया, इसको हमने यहां पे कॉमन लिया, ये आ गया, नहीं सही है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यही तो बन रहा है, सही है, ये आर इक्विवेलेंट यही बनेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो फाइनली मैं लिखने जा रहा हूं, ई इक्विवेलेंट क्या आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला, वो 2 के लिए ये आ रहा है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक। और इसी तरीके से इसका जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है अपने पास,
आर इक्विवेलेंट अपने पास आ रहा है 1/(1/(R1) + 1/(R2)। सही है। यहां से आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं R1/R2/R1 + R2, और पैरेलल में सभी बच्चों को पता है यही तो होता है, पैरेलल में यही तो होता है। या इसको आप और क्या लिख सकते हैं 1/(R1 + 1/(R2)। पैरेलल में यही तो होगा, ठीक है। तो पैरेलल में यही होगा। किससे मल्टीप्लाई गलत किया है भाई? किसका मल्टीप्लीकेशन गलत कर दिया है, बोलोगे? मुझे तो सब सही दिख रहा है। कॉमन निकाल लिया था, ये आया, इसके साथ ये 1 के साथ डिवाइड ही होगा और फाइनली आपको ये मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन कहां का मल्टीप्लीकेशन? कहां का ये वाला कह रहे हो? ये सब तो, ये तो सही दिख रहा है यार, सब सही है, रिजल्ट भी सही आ रहा है, रिजल्ट भी सही आ रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये फाइनली आपको आर इक्विवेलेंट पैरेलल में आपको पता है यही होता है, और ये ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तो मैं बोलूंगा आप इसको जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट जरूर याद रखिएगा, पैरेलल वाला ई इक्विवेलेंट निकालने का। और आर इक्विवेलेंट का तो याद ही रहता है आपको, है ना, पैरेलल में 1 आपके पास आर इक्विवेलेंट जो होगा। एक मिनट रुको, ये तो नहीं लिख सकते ना यहां पे, ये सही है, अब सही है। आर इक्विवेलेंट ये आप लिख सकते हैं, या 1/R इक्विवेलेंट, उसको आप ऐसे लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको रेसिप्रोकल ले लो ना यार, तो 1/R इक्विवेलेंट लिख सकते थे 1/R1 + 1/R2, वही बात है ना, पैरेलल वाली चीज। ठीक है, इसको इसको आप इसको पूरे को क्या लिख सकते हो 1/R इक्विवेलेंट, इसको पूरे को 1/R इक्विवेलेंट लिख सकते हो ना। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट लिखोगे तब जाके ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आर इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए, तो आपने ये फॉर्मूला लिख लिया ई इक्विवेलेंट का पैरेलल के केस में। इसको जनरलाइज करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से सभी बच्चे जनरलाइज कर सकते हैं। एन के लिए क्या होगा, फॉर एन बैटरी या एन सेल क्या लिख सकते हो, ई इक्विवेलेंट क्या होगा, समेशन के फॉर्म में लिखे दे रहा हूं, I = 1 to n EI/RI, यही होगा, अपॉन में समेशन 1/RI, I = 1 to n, ये हो जाएगा अपना फॉर एन सेल्स के लिए ई इक्विवेलेंट। देखिए, जब इसको खोलोगे तो आपको यही चीज मिलने लगेगी। तो ये समेशन तो आपको लिखना महारत हासिल है आप लोग, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज में जनरल टर्म निकालते ही हो रोज ही रोज, तो आपसे ज्यादा कौन जानता है। तो ये अपने पास जनरल हो जाएगा, ये जनरल हो जाएगा। और आर इक्विवेलेंट जनरल तो सभी लोग जानते हैं, 1/R1 + 1/R2 ... 1/Rn। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां तक ये हमने फॉर्मूला देखा। जैसे अब इस पे मान लो क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो बहुत आसानी से, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब केवीएल नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो केवीएल तो रास्ता है ही। कि मान लो आपके पास इधर है 2 वोल्ट, यहां पे 1 ओम है, ये अपने पास है मान लो 4 वोल्ट। हाँ, इसमें एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, ध्यान दो। एक और बात यह है कि मान लो नेगेटिव पॉजिटिव का सीक्वेंस कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होने लगे, क्या कह रहे हो भाई आप?
आप इसको कंपेयर करो ना मेरे भाई, आर इक्विवेलेंट पूरा इतना आएगा, आर इक्विवेलेंट 1/this आएगा कि नहीं? इसको इसके जगह पे क्या लिखा हुआ है? ये पूरी चीज लिखी हुई है, आप तब से इसी में परेशान हो। ये चीज पूरी जो लिखी हुई है, ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज क्या है? ये पूरी चीज, ये पूरी चीज अपनी आर इक्विवेलेंट है। यहां से इसको कंपेयर कर रहे हैं आप, तो आर इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां से 1/1/R1 प्लस 1/R2। तो आपको क्या मिलेगा आर इक्विवेलेंट? R1/R2 प्लस R2 नहीं मिलेगा। क्या इसमें आपको दिक्कत हो रही है? यही चीज तो मिलेगी यहां से, आप देख लीजिए, ये पैरेलल में ही तो है। ठीक है, स्टार्टिंग से भी मैंने चेक कर लिया भाई, सब सही है, आप फालतू परेशान हो रहे हो। यहां से ये सब रिजल्ट आप डायरेक्ट यहां से इसको कंपेयर करके सॉल्व करिए, आपको यही चीज मिलेगी। ठीक है, स्टार्टिंग से भी मैंने देख लिया, रिजल्ट आपका वही है। आप कहां क्या परेशान है, आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है। क्लियर हो गया भाई सभी को? तो मैं ये कह रहा था, एक क्वेश्चन दे रहा था कि मान लीजिए आपके पास ये 2 वोल्ट है और ये अपने पास मान लो 4 वोल्ट है, और मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास जेई मेंस में कुछ ऐसा आया, ये 4 वोल्ट है और ये अपने पास मान लो 2 ओम है। ये कनेक्टेड है किसी लोड रेजिस्टेंस आर से 6 ओम से। तो हमें 6 ओम में करंट बताना है। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड करंट इन 6 ओम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इसी मेथड से करो, आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां से कभी भी आपको दिखे कि कहीं कॉम्बिनेशन लग रहा है तो आप लगा लो। जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि ये E1 की तरह रोल प्ले कर रहा है और ये एक तरीके से R1 की तरह, ये E2 की तरह रोल प्ले कर रहा है और ये R2 की तरह। बट यहां पे एक जो है अपने पास थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जबकि यहां पर इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव है, ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं। दिख रहा है ना? जब भी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो तो मतलब वो ऑपोजिंग टेंडेंसी की बैटरी होगी। क्यों? क्योंकि मान लो इससे जब करंट फ्लो कराओगे तो ऐसी टेंडेंसी की है, जबकि इससे करंट फ्लो कराओगे तो आपकी इस टेंडेंसी की है। ठीक है, तो यहां से जो करंट डिस्ट्रीब्यूट कराओगे वो यहां पर अपोज करेगा, बैटरी अपोज कर रही है, तो इसका बस ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूले में माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, और जो बिगर वाला है, ध्यान दीजिए, जो बिगर वाला है उसको आप रेफरेंस मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट यहां पे आप लिख सकते हो, ई इक्विवेलेंट यहां पे क्या लिख सकते हो, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिएगा। E1R1 इसको मैं E2 बोल रहा हूं, तो E1R1 को नेगेटिव लूंगा। ठीक है, E1R1 को नेगेटिव लूंगा, मतलब -2/1 ये लिखूंगा इसके लिए। तो इसके लिए लिखूंगा +4/2, +4/2। ये समझ में आया सभी बच्चों को? तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में 1/R1 मतलब 1/1 प्लस 1/2। तो ये टोटल ई इक्विवेलेंट होगा। तो ई इक्विवेलेंट आप निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये अपने पास -2 और ये +2। अरे यार ये तो क्वेश्चन गड़बड़ा दिया, तो जीरो ही हो जा रहा है, जीरो ही हो जा रहा है, करंट जीरो आएगा भाई। ठीक है, एक अच्छा ही क्वेश्चन बन जाएगा। करंट यहां पे जीरो आ रहा है, चलो यही कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करंट यहां पे जीरो आएगा, ई इक्विवेलेंट कितना आ रहा है देखो ना, यहां पे 2 और ये, तो ये जीरो आ रहा है, मतलब इन दोनों के जगह पे नेट ईएमएफ जीरो है। ये जीरो है,
तो इसके क्रॉस का जो ईएमएफ है वो जीरो आएगा, नेट ईएमएफ इक्विवेलेंट अपना जीरो आ रहा है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। थोड़ा गूगली वाला क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे करंट जो है जीरो आएगा इसमें, क्लियर है? तो करंट इसमें अपना जीरो हो जाएगा। यही कोई वैल्यू लेके करोगे तो आपको मिल जाएगा, अगर कोई वैल्यू लेके करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आप इसको कुछ वैल्यू चेंज कर लो, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो यहां पे, वो आप चेंज कर सकते हो और वहां से आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो कुछ एक ऐसा क्वेश्चन ले लें, R इक्वल टू ये 3R है, मान लो ये अपने पास R है, ये 2E है, ये E है, ये R है। अब इसमें करंट निकालना है। मान लो दूसरा क्वेश्चन एक ले लो, फाइंड करंट इन R। R में आपको करंट निकालना है, निकाल ही लोगे, बहुत आसान है अब आपके लिए। क्या है, इन दोनों को आप हटा सकते हो, इन दोनों के जगह पे आप एक ई इक्विवेलेंट लगा सकते हो ना। क्या ई इक्विवेलेंट लिखो। अब यहां आपको खुश होना चाहिए, ये दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव एक साथ है, नेगेटिव और नेगेटिव एक साथ है, तो ये अपोजिंग टेंडेंसी की नहीं होगी, फेवर करेगा। तो यहां पे सीधे सीधे आप लिख सकते हो ई बाई आर प्लस 2E बाई आर अपॉन में 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। तो ई इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, वो सीधे सीधे आ रहा है 3E अपॉन में आर अपॉन में ये 2 बाई आर। देखिएगा यही आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3E बाई 2, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसके जगह पे आप एक बैटरी लगा सकते हो, कितने की, इसी पोलैरिटी की, पोलैरिटी ऐसे ही रखिएगा, ये हो जाएगा 3E बाई 2 की, और इसका आर इक्विवेलेंट, आर और आर पैरेलल में क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर बाई 2। तो आप इसका जो इक्विवेलेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आर बाई 2 होगा, उसको आप इस 3R से जोड़ रहे हो। तो इसमें आप टोटल करंट तो बता ही सकते हो, टोटल करंट आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ कितना है 3E बाई 2 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 3R प्लस R बाई 2। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 3E अपॉन में 7R, 3E अपॉन में 7R, ये अपने पास करंट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 9E आ रहा है क्या, 9 आ रहा है, 9 कैसे आएगा, E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अच्छा एक मिनट, एक थोड़ा लॉजिकल है भी नहीं, ये मैंने 2R देना था मुझे, मैंने RR दे दिया है, थोड़ा लॉजिकल नहीं है ना। एक ही बैटरी है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ अलग है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे, इसको 2R ले लीजिए। चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए, जैसे आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू ही तो है, ठीक है। मैंने इसको ER ले लिया, इसको 2ER लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लिया है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक ये सही है। हाँ देखिए, अगर आपको V दे रखा होगा, मान लीजिए अब यहां पे एक बैटरी भी लगी है, मान लीजिए आप जो बोल रहे हो कि एक बैटरी पहले से V लगी है और आपने यहां पे कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हटाकर इसके साथ फिर इस बैटरी के साथ जोड़ देना, फिर नया सर्किट बन जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। अभी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे और भी। ये क्लियर है, यहां कुछ गड़बड़ है क्या, 2/3 होगा, 2E बाई आर और E बाई आर अपॉन में 10। अरे सही है यार, 3E बाई आर अपॉन 2 बाई आर, तो सही तो आ रहा है, इसमें क्या गड़बड़ है भाई, 3E बाई 2 ये आएगा, बिल्कुल सही है। और R पैरेलल में
अच्छा यहां गड़बड़ हो सकता है क्या, R/2 प्लस, सही है, R और R ये अपने पास पैरेलल में, तो R/2 होगा, उसके साथ 3R सीरीज में होगा, सब कुछ सही है भाई, सब सही है, ठीक है। 7R ये हो जाएगा 2 से 2, सब सही है। अरे ये सब किया करो यार, ये सब तुम लोग मतलब ये छोटी छोटी चीजें में कंफ्यूज होते हो, सब सही है, ठीक है। तो चलिए कल कहानी शुरू करेंगे और आगे थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। अब धीरे धीरे हम सर्किट, हाँ मैंने तुम लोगों को कहा था कि नोडल एक बार रिवाइज कर लेना, सीरीज पैरेलल सिमेट्री के कॉन्सेप्ट एक बार कैपेसिटर वाला रिवाइज कर लेना, एज इट इज यहां पे भी हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।